हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई हाई। फ्लाई हाई के इस वीडियो में 1 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। फ्लाई हाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो नाइटहुड होता है ना, ये ब्रिटिश एम्पायर का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर का सर्वोच्च सम्मान होता है और ये ब्रिटेन ब्रिटेन की महारानी या जो राजा होते हैं उनके माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, और इस नाइटहुड की उपाधि को अगर किसी मेल को मिलता है तो वो अपने नाम के आगे सर लगाता है। अगर किसी फीमेल को मिलता है तो वो अपने नाम के आगे डेम शब्द का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ये अवार्ड जो है वो इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 4 जून 1970 को किंग जॉर्ज पंचम ने जो है इसको शुरू किया था। ये जो अवार्ड है, ये कला और विज्ञान के क्षेत्र में तथा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए या ब्रिटेन की भलाई के लिए जो अच्छे कार्यों के लिए ये दिया जाता है। ये भारत में एक पुरस्कार मिलता है, एक सम्मान मिलता है जिसको पद्म पुरस्कार कहते हैं। तो पद्म पुरस्कार मिलने जैसा ही है ये ब्रिटिश एम्पायर का सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड। ठीक है, ऐसा ही है ये। और ये जो कोविड-19 के टाइम पे हुआ क्या था ना, कोविड-19 में जो संघर्ष में अच्छा योगदान दिए थे, ये अवार्ड या सम्मान ये उनको मिला है। जैसे जो ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, टोनी ब्लेयर, इन्होंने एक अच्छा योगदान दिया था, इस वजह से इनको ये उपाधि मिली है। ठीक है, ऐसा। क्या भारतीय नागरिक इस नाइटहुड को ले सकते हैं, इस सम्मान को, ब्रिटिश सम्मान को ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, भारतीय नागरिकों को विदेशी खिताब लेने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है। अगर सरकार अनुमति दे देती है तो वो लेते हैं, अगर सरकार ने अनुमति नहीं दिया तो वो नहीं लेते हैं। लेकिन अगर वो ये उपाधि ले भी लेते हैं तो अनुच्छेद आर्टिकल 18 के तहत होता क्या है कि कोई भी नागरिक, ठीक है, अपने नाम के आगे पद्म श्री, पद्म भूषण या महाराजा या सर जैसी कोई भी वो टाइटल नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुच्छेद 18 के तहत कहा गया है कि ये राज्य के समानता के अधिकार के विरुद्ध है। यही कारण है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको भी ये ब्रिटिश एम्पायर का नाइटहुड की उपाधि मिल चुकी है। लेकिन जो बलियावाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो उस हत्याकांड के बाद इन्होंने अपने सर की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी, ऐसा। तो अभी जो इनको मिला है वो टोनी ब्लेयर को मिला है। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोनी ब्लेयर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देश की राजधानी को हस्तांतरित करने के विधेयक को मंजूरी मिली है? तो देखिए, इसमें है क्या, तो इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है ना, वो जकार्ता थी। ठीक है, वो जकार्ता थी। हुआ ये कि जकार्ता में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होने के कारण कारोबार और व्यवसाय के तौर पर या प्रदूषण के तौर पर देखा जाए तो जकार्ता में बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए इसकी राजधानी को हस्तांतरित करने की बात 2019 से ही चल रही थी, लेकिन जनवरी 2022 में इसको जो है वो मान्यता मिल गई। तो अब जो इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी, इंडोनेशिया में एक द्वीप है। देखिए, इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में टोटल 18,307 जो है वो आइलैंड है। ठीक है, ऐसा। तो अभी जो है एक द्वीप है इंडोनेशिया में जिसको बोर्निया द्वीप कहते हैं, जिसको बोर्निया द्वीप कहते हैं। ठीक है, इस बोर्निया द्वीप के जो पूर्वी हिस्से मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा, अगर आप किसी भी मैप को उठाइए ना, तो उसका जो इधर वाला हिस्सा होगा ये पूर्व का होगा यानी ईस्ट का, इधर वाला जो हिस्सा होगा वो पश्चिम का होगा यानी वेस्ट का, इधर वाला जो हिस्सा होगा वो उत्तर का होगा यानी नॉर्थ का, और इधर वाला जो हिस्सा होगा वो दक्षिण का होगा यानी साउथ का। तो बोर्निया के पूर्व में एक जगह है जिसको बोलते हैं नुसंतारा।
ठीक है, नूसंतारा। तो अभी जो इंडोनेशिया की जो राजधानी होगी ना वो नूसंतारा होगी, अब जकार्ता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा नूसंतारा। अभी मैं इंडोनेशिया के बारे में एक बात बताऊं तो इंडोनेशिया में एक राफ लेशिया नाम का एक वो मिलता है, राफलेशिया अर्नोल्डी अर्नोल्डी नाम का एक फ्लावर मिलता है। ठीक है, एक फ्लावर मिलता है। ये फ्लावर, ठीक है, कहने के लिए तो ये फ्लावर है लेकिन ये होता अकेले 7 kg का है। ठीक है, ऐसा। तो ये इंडोनेशिया का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए है क्या, सीपीआई के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए ये सीपीआई है क्या, भ्रष्टाचार की स्थिति को जानने के लिए ये जो सीपीआई है, ठीक है, सीपीआई है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करप्शन करप्शन परसेप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडेक्स। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की गणना इसकी गणना की जाती है। ठीक है, किस देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है, ये गणना किसके माध्यम से की जाती है? तो जापान की एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है ये गणना की जाती है। होता क्या है, 0 से 100 स्केल होता है इसका। ठीक है, तो 0 से 100 के यानी इस स्केल पर जितना कम मान होगा उस देश में भ्रष्टाचार उतना ही अधिक होगा, और इस स्केल पर जितना अधिक मान होगा भ्रष्टाचार का लेवल उतना ही कम होगा। यानी कहा जाए अगर कि इस स्केल पर जितना कम मान होगा, मतलब अगर 0 के आसपास रहे तो वहां भ्रष्टाचार का क्या है, स्केल जो है वो अधिक है। अगर इस स्केल पर जितना अधिक मान होता है उतना ही भ्रष्टाचार का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो स्थान है, ठीक है, वो 85वां है। ठीक है, भारत का स्थान जो है वो 85वां है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर मैं विश्व भर में सबसे भ्रष्ट देश की बात करूं तो सबसे भ्रष्ट देश है वो सूडान। ठीक है, तो सबसे भ्रष्ट देश में आता है सूडान। तो भारत का वैसे स्थान कितना है? 85। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर मैं चौथा देखिए, इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का जो नया चेयरमैन है ना, ये इसरो है क्या, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये जो इसरो है ना, ये आंध्र प्रदेश के तट पर, ठीक है, एक श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, तो इस द्वीप पर ये इसरो जो है वो है। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अगर उड़ीसा की मैं बात करूं तो उड़ीसा में एक नदी बहती है वैतरणी नदी। ठीक है, उड़ीसा में एक नदी बहती है वैतरणी। इस वैतरणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, इसका नाम है वेलर द्वीप। इसका नाम है वेलर द्वीप। ये वेलर द्वीप से मिसाइलों का हम लोग परीक्षण करते हैं, और यहाँ से इसरो से हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। तो ये जो इसरो के अभी जो चेयरमैन बने हैं ना, वो पहले थे के सिवान, और अभी हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ के पहले कौन था? के सिवान। उनके भी पहले कौन था? ए एस किरण कुमार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है क्या, पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में किस पहली महिला को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए पाकिस्तान पूरा एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, जहां महिलाओं पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध होता है। ऐसे में किसी महिला का जज हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जज बनी है ना महिला, उनका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, आयशा मलिक। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अली। उनका नाम है आरिफ अली। अगर मैं यहाँ के पीएम की बात करूं तो इनका नाम है इमरान खान। इमरान, ठीक है, खान। तो राइट आंसर क्या होगा? आयशा मलिक। नेक्स्ट देखिए, भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो अभी कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के टाइम पे ना भारत की स्थिति बहुत ज्यादा जो है वो गड़बड़ होने लगी थी, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में सलाह देने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये किया गया है वी अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, ताकि भारत की आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधारा जाए। ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर होगा वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो जनवरी 2022 में मिला,
उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था? तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ठीक है, ये 2022 में अभी मिला है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या होता है? वो राज्य जो अपने यहाँ अच्छा जल संरक्षण करे या प्रबंधन के क्षेत्र में काम करे, अच्छे जल संरक्षण में या अच्छे प्रबंधन में के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करता है, तो उन राज्यों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऐसा। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो स्थान रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। इसने जल से रिलेटेड अपने आप बहुत अच्छा काम किया है। दूसरे नंबर पे जो है वो राजस्थान है और तीसरे नंबर पे जो है वो तमिलनाडु। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम योगी आदित्यनाथ है और जो यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, तो उनका नाम जो है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, ऐसा। और उत्तर प्रदेश में अगर मैं कुछ नेशनल पार्क की बात करूं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है। ठीक है, ऐसा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा। तो राइट, इसका क्या नेशनल पार्क ये है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के जो सीएम है, ठीक है, वो कौन है? वो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत है। ठीक है, ऐसा। अगर मैं राजस्थान के गवर्नर की, राज्यपाल की बात करूं तो ये कलराज मिश्रा है। ये कलराज मिश्रा है। अगर मैं यहाँ के कुछ नेशनल पार्क की बात करूं तो यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क है, ठीक, कोलादेवो नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो ये सब नेशनल पार्क है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ के जो सीएम है वो एम के स्टालिन है। एम के स्टालिन है। अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो ये रविंद्र नारायण रवि हैं। अगर मैं यहाँ के नेशनल पार्क की बात करूं तो यहाँ तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क है वो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है। तो इस तरह। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे होगा राजस्थान, तीसरे नंबर पे होगा तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स पुस्तक किसने लिखा है? अगर मैं प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स की बात करूं तो उससे पहले ये आकार पटेल ने लिखा है। आप एक बात को समझिए। देखिए, जब कोई भी देश में कोई भी सत्ता होती है ना, तो वो सत्ता जब बदलती है तो भी इसका जो वो कीमत चुकानी पड़ती है वो आम आदमी को चुकानी पड़ती है। यदि सत्ता बरकरार रहती है तो भी इसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है, या कोई भी नई सत्ता आती है तो भी इसकी कीमत एक आम आदमी को ही चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक सत्ता परिवर्तन आज से 7 साल से जब ज्यादा हो गया, 7 साल पहले, ठीक है, एक मोदी आए थे। ठीक है, तो उस समय भी सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है, क्या कुछ हुआ है, उसी दस्तावेजों को या उसी चीजों को इस पुस्तक में दिखाया गया है, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स में। ठीक है, और इसको लिखा कौन है? आकार पटेल ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी कंपनी अब आईपीएल टूर्नामेंट का नई टाइटल प्रायोजक है? तो देखिए, पहले जो ये आईपीएल टूर्नामेंट की जो टाइटल प्रायोजक थी वो वीवो थी। ठीक है, ऐसा। वीवो जो है वो जापान की कंपनी थी। ठीक है, जापान की, सॉरी, वीवो जो है वो चाइना की कंपनी थी। ठीक है, चाइना की कंपनी थी। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सी जिनपिंग। ठीक है, सी जिनपिंग। ठीक। अभी लेकिन ये वीवो को हटा दिया गया है। अभी कौन है? तो अभी टाटा समूह है। ठीक है, ऐसा, टाटा समूह। और ये पता ही है, ये रतन टाटा। ठीक, ये रतन टाटा। और इसका जो इस कंपनी की स्थापना हुई थी ना, टाटा कंपनी की, ये हुई थी 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा ऐसा हुआ था। और जो इस टाटा कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ना, ठीक है, वो महाराष्ट्र में है। वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, ठीक है, वो उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे हैं। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। ऐसा। तो राइट आंसर होगा टाटा समूह या टाटा ग्रुप। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, हॉर्नबिल जो महोत्सव है ना वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा। ठीक है, इसी कोहिमा के पास एक गांव है जिसका नाम है, जिसका नाम है आ, जिसका नाम है, सॉरी, जिसका नाम है केसीमा, के केसीमा केसीमा हेरिटेज। केसीमा हेरिटेज। ठीक है, तो एक गांव है
इसी गांव में ये नागालैंड का ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो मनाया गया था। ठीक है, ऐसा। देखिए नागालैंड के बारे में अगर मैं एक बात करूं, तो अगर मैं अभी बताया कि ये वाला हिस्सा पूर्व का होता है, ये हिस्सा पश्चिम का होता है, ये हिस्सा उत्तर का और ये हिस्सा दक्षिण का। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में, सबसे पूर्व में, तो पूर्व में किस राज्य की राजधानी है, तो यही नागालैंड की राजधानी है, कोहिमा। अगर मैं शहर की बात करूं, मैं राजधानी की बात ना करूं, शहर की बात करूं, तो सबसे पूर्व में एक शहर आता है जिसका नाम है किबिथु। ठीक है, किबिथु। तो ये किसका शहर है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो अगर मैं शहर की बात करूं तो किबिथु, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो कोहिमा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा नागालैंड। ये हॉर्नबिल जो त्योहार है, जो नागा जनजाति है ना, उनको एकजुट, उनके अंदर एकजुटता लाने के लिए हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है और ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की सतह में प्रवेश कर इतिहास रचा है। ठीक है, तो ये जो है वो नासा का जो है वो यान है। ठीक है, अगर मैं नासा की बात करूं तो नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐसा। तो नासा ने इसको बनाया है। देखिए है क्या, जो आपका जो हमारा सूर्य है ना, वो पूरी तरह से हाइड्रोजन वो पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। तो ये पूरी तरह से गैसीय आकार है, तो इसकी तो कोई ठोस सतह है नहीं कि जहां पे ये यान जो है वो टच करेगा या उतरेगा, ऐसा। तो अगर मैं बल्ब को जलाऊं, आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं बल्ब को जलाऊं तो बल्ब के ये जो चारों तरफ प्रकाश होता है, तो ये इसका हम बाहरी सतह मानते हैं। उसी तरह अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य का ये जो धधकता हुआ गोला होता है, ठीक है, ये इस सतह को हम लोग बोलते हैं बाहरी सतह। इस बाहरी सतह का नाम है, ठीक है, कोरोना। ठीक है, कोरोना। ठीक है, तो ये जो यान है वो इसी सतह को छूकर लौटा है। नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन है। अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम डोनाल्ड ट्रम्प था, पत्नी का नाम मेलेनिया ट्रम्प था, बेटी का नाम युवांका ट्रम्प था। ठीक है, ऐसा। ये जो जाक्सा है ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जापान की स्पेस एजेंसी है। अगर मैं रसिया की बात करूं तो रॉसकॉस्मोस, ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और रसिया के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और अगर मैं इसकी बात करूं सीएनएस की, तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सी जिनपिंग। ठीक है, सी जिनपिंग। तो राइट आंसर होगा नासा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेढक के भ्रूण से दुनिया का पहला जीवित रोबोट बनाया है। ये रोबोट का क्या नाम है, तो देखिए है क्या, ये रोबोट एक मेढक के भ्रूण सेल से बनाया गया है, और ये जो साइज में बहुत छोटा होता है, ये वो मेढक है, ये साइज में बहुत छोटा होता है। ये जो मेढक है ना, वो अफ्रीकन अफ्रीकन फ्रॉग है। ठीक है, ये जो मेढक है वो अफ्रीकन फ्रॉग है, अफ्रीकन फ्रॉग है। और इस अफ्रीकन फ्रॉग का जो नाम है ना, वो है जेनोपस जेनोपस फ्रॉग। इसी मेढक के भ्रूण से ये बनाया गया है, इसीलिए इस रोबोट का नाम जेनोबोट्स रखा गया है। ठीक है, जेनोपस मेढक से बनाया गया इसलिए इसका नाम जेनोबोट्स रखा गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस बांध को सिंचाई संरचना विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, तो देखिए है क्या, ये जो बांध है ना, ये सुकवा डुकवा बांध है। और ये जो बांध है वो 1906 में बनाया गया था। ये 112 साल पुराना बांध है। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो गया है। तो एक संस्था होती है जिसका नाम है ICID। ठीक है, ये जैसे यूनेस्को है, ठीक उसी तरह ये भी काम करती है। यूनेस्को क्या है, विश्व धरोहर सूची को सम्मिलित करती है, और ये सिंचाई से रिलेटेड उसको सम्मिलित करती है, ICID। ठीक है, ऐसा। ICID को अगर मैं कहूं तो ये है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ठीक है, ऐसा। तो ICID। यूनेस्को का क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को। तो ICID इसने किया था। अगर मैं यूनेस्को के उसकी बात करूं, अध्यक्ष की बात करूं, तो यूनेस्को के जो अभी चेयरमैन है वो है ऑड्रे ऑड्रे अजोले अजोले
ठीक है, ये है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में पड़ता है, और यूनेस्को की जो स्थापना है ना वो 16 नवंबर 1945 में हुआ था। 16 नवंबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किस नेता की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट में उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? तो अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो गुजरी है, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकार्पण की प्रतिमा की होलोग्राम की वो किया गया है, रचना की गई है, ठीक है, ऐसा इंडिया गेट पे। नेक्स्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ओसनिया के किस राष्ट्र के समीप समुद्र में एक द्वीप पर हाल ही में ज्वालामुखी फटा है? ठीक है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक देश है जिसका नाम है टोंगा, ठीक है, टोंगा। और ये जो ओसनिया देश है ना, ओसनिया को हम लोग, अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओसनिया देश बोलते हैं, ठीक है। और इस ओसनिया देश को चार भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो है मेलानेशिया। और तीसरा जो है वो है माइक्रोनेशिया। और चौथा जो है वो है पॉलीनेशिया। तो ये जो टोंगा है ना, ठीक है, वो मेलानेशिया का हिस्सा है, ठीक है, ऐसा। और यहीं पर अभी पानी के अंदर जो है वो ज्वालामुखी फटा है, ठीक है, ऐसा। तो सबसे ये देश कौन सा? टोंगा। इसी देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ऐसा। इसका जो ट्रिक है वो पंडित झगूराम के 6 मित्र है, ऐसा। पंडित से पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड, भू से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। तो टोटल 8 राज्य हैं। मकर रेखा जो है वो टोंगा से होकर गुजरती है, ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर होगा टोंगा, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट देखिए, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो देखिए, मैं बताऊं, ये जो शीतकालीन आधुनिक ओलंपिक जो खेला जाता है वो दुनिया के कोने कोने से इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और यह खेल दुनिया में विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करती है, ठीक है, ऐसा। और ये जो ओलंपिक खेल है ना, ये हर 2-2 वर्ष में होता है, हर 2-2 ईयर में ये गेम होता है, ठीक है, मौसम के आधार पर, ठीक है। तो ऐसा गर्मी में हुआ तो ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। और ठंडी में हुआ तो इसी को हम लोग शीतकालीन बोलते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, ये इस तरीके से ये खेल खेला जाता है। जैसे क्रिकेट को बीसीसीआई कंट्रोल करती है ना, बीसीसीआई के माध्यम से होता है, ठीक है, उसी तरह जो ओलंपिक गेम है वो आईओसी के माध्यम से होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, ओलंपिक कमेटी, इसके माध्यम से ये गेम होता है। आईओसी की जो स्थापना है ना वो 23 जून को हुई थी, 23 जून को हुई थी। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो है थॉमस बॉस, ठीक है, थॉमस बॉस। और इसका जो आईओसी का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की जो वो है कैपिटल है उसका नाम है बर्न, और स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो हैं इग्नाजियो कैसिस, ठीक है, ये है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये जो शीतकालीन गेम खेला जा रहा है ना, ये चाइना में खेला जा रहा है। चाइना की राजधानी पता ही है, बीजिंग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डेनियल ऑर्तेगा ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो डेनियल ऑर्तेगा जो है वो निकारागुआ के जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, लगातार चौथी बार बने हैं। और क्षेत्रफल के अगर हम इसको देखा जाए, निकारागुआ को, ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और निकारागुआ की जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है उसका नाम है मैनागुआ, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेनियल ऑर्टेगा, ठीक है, ये है डेनियल ऑर्टेगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ की जो करेंसी है ना वो है कोरडोबा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकारागुआ। नेक्स्ट ठीक है, देखिए, कौन सा राष्ट्र है जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद प्रशिक्षण कर रहा है? तो देखिए, ये जो देश है ना वो है उत्तरी
कोरिया, ठीक है, वो उत्तरी कोरिया। यहाँ का जो तानासा है ना, उसका नाम है किंग जोंग यूंग, ठीक है। देखिए पहले क्या था, पहले ये जो कोरिया है ना, ये जापान के हिस्से में था, ठीक है, ये जापान के हिस्से में था। बाद में हुआ क्या, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान हार गया, तो ये कोरिया का जो उत्तरी हिस्सा था, ठीक है, उत्तरी हिस्सा, ये आ गया रूस के हिस्से में, ठीक है, रसिया के हिस्से में, सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये उत्तरी हिस्सा ये आ गया रसिया के हिस्से में, और ये वाला हिस्सा जो है वो आ गया यूएसए के हिस्से में, ठीक है, यूएसए के हिस्से में। बाद में ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इन दोनों को कई बार एकीकृत करने की कोशिश किया गया, लेकिन ये हो नहीं पाया, और 1950 में ये पूरी तरह से अलग हो गए। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच एक 38वीं सीमांतर रेखा जाती है, ये इसके बॉर्डर को डिवाइड करती है, ऐसा। तो उत्तर का बना उत्तरी कोरिया और नीचे का बना दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो किम जोंग यूंग है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, प्योंगयांग, ठीक है, ऐसा। और दक्षिणी कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल, वो है सियोल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है दक्षिणी कोरिया के, वो है मून जाए इन, मून जाए इन, ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट देखिए है क्या, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने यहाँ ऊंट पालन को बढ़ावा देने की पहल की है? तो हाल ही में जो राजस्थान है उस राज्य ने अपने यहाँ ऊंट पालन को बढ़ावा देने की बात कही है, ठीक है। राजस्थान के बारे में बताया गया कि यहाँ के जो सीएम है वो अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्रा हैं, ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए पाई 14 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है वो पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पाई ये है, इसके बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था, पर आधुनिक की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक में इसको विलिया जोन्स ने बताया था, ठीक है, विलिया जोन्स ने बताया था 1706 में। और ये जो पाई का मान है ना वो 3/14 होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको 14 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, तीसरा महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना 14 मार्च को। इसी 14 मार्च को एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, उनका भी जन्म दिवस है, ठीक है, ऐसा। गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, पाई दिवस। नेक्स्ट देखिए किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए नूर का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, नूर का मतलब होता है प्रकाश। और ये जो देश है ना वो है ईरान, ईरान। इसने अपने यहाँ क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, और ये धरती से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ऑर्बिट में जाके ये वो लॉन्च हुआ है, ठीक है, ऐसा। जो ईरान की कैपिटल है ना, ईरान की कैपिटल वो है तेहरान, वो है तेहरान। और जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम 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 रशिया, इब्राहिम रशिया, ठीक है, ऐसा। और जो यहाँ की करेंसी है ना वो है रियाल, ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वीमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये देखिए एक अपना वो राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो यहाँ पे जो है वो शिक्षा मंत्री जो थे वो CN अश्वत्थाना थे, अश्वत्थ नारायण थे, श्रीमद अश्वत्थ नारायण थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 2026 तक यहाँ की महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, नौकरी देने की बात कही गई है, ठीक है, ऐसा। तो जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के जो CM है वो कौन है, वो है बासावराज, बासावराज, बासावराज बोम्मई, ठीक है, ऐसा। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है, वो है तावर चंद गहलोत, तावरचंद गहलोत, ठीक है। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क में कौन कौन सा है, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, तो ये सब है। तो राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये IRDAI है जो है, इसको पहले समझ लीजिए। ये IRDAI क्या है, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
ठीक है ऐसा। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो वीना विनियामक और विकास प्राधिकरण है। भारत में सभी प्रकार के, जैसे भारत में सभी प्रकार के बैंकों का संचालन आरबीआई करती है ना, उसी तरह भारत में जितना भी इंश्योरेंस से रिलेटेड काम होता है उसका जिम्मा किसके पास होता है, इरेडीआई के पास होता है, ठीक है ऐसा। तो इसके जो वो बने हैं सचिव देवाशीष पांडा, इसके जो अध्यक्ष बने सचिव देवाशीष पांडा है। नेक्स्ट, यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और ये अभी अभी हुआ है नई दिल्ली में। सबसे पहली बार ये हुआ था हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में हुआ था। और हैदराबाद में हुआ था और कब हुआ था, ये हमेशा मनाया जाता है 11 फैब को, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में बढ़ावा देने के लिए। एक यूनानी अनुसंधानकर्ता थे जिनका नाम था, ठीक है, हकीम अजमल खान, ठीक है, इन्हीं के उसमें मनाया जाता है, ठीक है, जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। तो ये अभी अभी हुआ था नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये जो कैटलीन नोवाक है ना, ठीक है, ये है कैटलीन नोवाक। ये जो देश है वो है हंगरी, ठीक है। हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट, वो है बुडापेस्ट, ठीक है। और हंगरी की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम है जेनोस आदर। और यहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरियंट। और ये जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, हंगरी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, हंगरी। नेक्स्ट देखिए है क्या, 26 मार्च 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो समारोह को जो नई दिल्ली में हुआ, इसे किस मंत्री ने संबोधित किया है? तो देखिए इसे अमित शाह ने संबोधित किया है। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड जो ब्यूरो है एनसीआरबी, ये है क्या, समझिएगा, भारत में जितने भी क्रिमिनल से रिलेटेड डेटा हैं उन सबको एनसीआरबी ही है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वही संभाल कर रखती है, वही इस पर एनालिसिस करती है, ठीक है। तो इसे अभी अभी संबोधित किया अमित शाह ने। तो राइट आंसर होगा अमित शाह, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के मध्य 11 मार्च 2022 को द्विपक्षीय व्यापक मुक्त व्यापार वार्ता दोबारा से शुरू हुई है? तो देखिए हुआ क्या है, कोविड के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हुई है, ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था को में सुधार के लिए भारत जो कनाडा जो है वो इसका राइट आंसर होगा कनाडा जो है वो 13वां सबसे बड़ा बाजार है भारत का, ठीक है ऐसा। तो इसमें समझौते के लिए, इसमें क्या किया गया है, सुधार के लिए एफटीए के साथ, एफटीए या इसी को हम लोग बोलते हैं सीईपीए, ठीक है, सीईपीए। एफटीए का मतलब हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सीपीए का मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर बातचीत करने के लिए दोबारा से शुरू हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट, कहां पर पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? देखिए ये जो ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए किया गया है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है, ठीक है ऐसा। तो ये ड्रोन स्कूल जो है वो ग्वालियर में शुरू हुआ है। एमपी के जो, ये एमपी का पहला स्कूल है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? वो है मनुंगू भाई सी पटेल ऐसा। और यहाँ पे जो कुछ नेशनल पार्क हैं, जो नेशनल पार्क है वो कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और ये सब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्वालियर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, ये गति शक्ति योजना आई है उसके तहत ये स्टार्ट किया जा रहा है और ये बिहार में स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ऐसा। और इसमें क्या होगा, भारत में जो आयात निर्यात है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, ठीक है, तो इसलिए ये शुरू किया गया। तो ये बिहार में शुरू किया है अभी। नेक्स्ट, टाटा इंटरनेशनल इस साल अपने पद चिन्हों का विस्तार कहाँ करेगा? तो देखिए, टाटा जो इंटरनेशनल है वो भारत के बाहर कई देशों में चल रही है, यूरोप में भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, चाइना में भी चल रही है, लेकिन अभी अभी उसने अफ्रीका में भी अपने पद चिन्हों को बढ़ाया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका। और मैंने बता दिया कि ये जो टाटा इंटरनेशनल है इसकी स्थापना कौन किया था? जमशेदजी टाटा ने, ठीक है ऐसा।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में, सॉरी। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी ने किस किस राज्य में अपने पूर्ण बहुमत प्राप्त किए हैं? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत से आई है, उत्तराखंड में आई है और गोवा में आई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, ये तीनों। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में यूनिस नामक तूफान किस महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर आया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो यूनिस नाम का तूफान है, ठीक है, वो यूरोप में आया है, ठीक है, ऐसा। और ये तूफान काफी ज्यादा तबाही मचाया हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में। तो ऐसा राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर होगा यूरोप। नेक्स्ट, चौथी जन औषधि दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए चौथी जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है, 7 मार्च को मनाई जाती है। ये डेट है, ये नॉर्मल आपको याद रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे होके गुजरा। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे। ठीक है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देखिए नो स्मोकिंग डे ये कब मनाया जाता है? तो जो नो स्मोकिंग डे है, ठीक है, वो 9 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, सीधा सीधा डेट है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में नाबार्ड के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो देखिए अगर मैं नाबार्ड की बात करूं तो नाबार्ड का मतलब होता है एन से नेशनल, एन से नेशनल, ए से सॉरी, एन से नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय ग्रामीण क्षेत्र को सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र को भी सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है, किस प्रकार से किसानों को ऋण दिया जाए, ठीक है, उसकी स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए एक कमेटी थी जिसका नाम था केफ्रीकाई कमेटी, केफ्रीकाई कमेटी। ठीक है, कैफ्रीकाई समिति। ठीक है, कमेटी। तो हुआ क्या था, इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसका गठन किया गया था और इसी ने पूरा इसका सुझाव दिया था नाबार्ड का। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई को हुई है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इसके जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? वो है जी.आर. चिंतला, जी.आर. चिंतला। ठीक है, तो जी.आर. चिंतला है। और इसका जो हेडक्वार्टर है नाबार्ड का, वो पड़ता है मुंबई में, वो पड़ता है मुंबई में। तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका नाबार्ड का ये समझौता कहाँ किया, किसके साथ किया है? ये उड़ीसा के साथ किया है। उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? उड़ीसा के सीएम जो है वो नवीन पटनायक है। ठीक है, नवीन पटनायक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल है। ठीक है, गणेशी लाल है। और यहाँ पे जो कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट, देखिए अभी हाल ही में इसने इंडोमेटेबल पुस्तक लॉन्च किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इंडोमेटेबल पुस्तक जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य ने वो किया है। ठीक है, लॉन्च किया है, ऐसा। नेक्स्ट, रोल ऑफ द लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। आपको नाम याद रखना है डायरेक्टली, भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना अकादमी नए कमांडर कौन बने हैं? देखिए भारतीय वायुसेना अकादमी के जो नए कमांडर हैं, ठीक है, वो बने हैं बी चंद्रशेखर। ठीक है, बी चंद्रशेखर, ऐसा। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है? तो देखिए हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जो बनी है, जज बनी है, वो केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है। ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये करंट अफेयर का पोर्शन था 1 मार्च 2022 से लेके 14 मार्च 2022 तक का। ठीक है, और 15 मार्च 2022 से जो है वो 13 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो आगे लेके आऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ऐसा। थैंक यू।